प्लूटो के पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रोफेसर उचानो मिजू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और वो मिलते हैं डॉक्टर गोजी से, जो कि उन्हें मारने की भी कोशिश करने वाला था, लेकिन एटम आके उन्हें बचा लेता है। इसके बाद एटम प्लूटो से भी भिड़ता है एंड अनफॉर्चुनेटली एटम भी मारा जाता है। इसके बाद हम गजेट की बहुत सारी मेमोरीज के बारे में भी जानते हैं और हम गजेट के नाइटमेयर्स को ऑलमोस्ट 60% पहचान लेते हैं। लेकिन एटम के मरने के पहले उसके सिग्नल्स ये बोल रहे थे कि गजेट और प्लूटो तो सेम है। हम जानते हैं डॉक्टर टेन्मा के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई रोबोट बनाने के काबिल था, लेकिन वो इस आइडिया को ठुकरा देता है। हम इवन डेरियस द 14th की रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, जो कि वो पागलों की तरह कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था और कुछ लोगों का नाम ले रहा था जो कि बोरा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के साथ जुड़े हुए थे, और वो सभी एक एक करके मर रहे हैं। और अब अगली बारी ओचानो मिजू और हॉफमैन की है। और अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हमें इस एपिसोड के शुरुआत में ही पिछले 2 एपिसोड से बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि क्या गजेट ने एडोल्फ के भाई को मारा था। तो जवाब है हाँ, मारा था। इस सीन में हम देखते हैं कि एडोल्फ का भाई भाग रहा है और गजेट उसके पीछे पड़ा है। यहाँ एडोल्फ का भाई एक टूटे हुए छोटे रोबोट को फेंकता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में गजेट के ड्रीम्स में देखा था। और इस टूटे हुए रोबोट को देखने के बाद गजेट गुस्से में उसके ऊपर वो जेरोनियम का हथियार चला देता है। तो ये सब थी गजेट की मेमोरीज, जो कि अभी वो याद कर रहा था जब एडोल्फ ने अपने भाई के बारे में पूछा। यहाँ एडोल्फ चलते हुए गाड़ी में और भी ज्यादा गजेट को क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन गजेट उसकी एक नहीं सुनता। वो एडोल्फ को सेफ हाउस के पास छोड़ के चला जाता है और अब वो फिलहाल के लिए किसी की बात नहीं सुन रहा था। यहाँ एडोल्फ जैसे ही वो घर को देखता है, उसे फिर से फ्लैशबैक याद आता है। दरअसल उस रोबोट ने ना केवल एडोल्फ को धमकी दी थी, उसको इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि गजेट को कैसे मारना है। वो छोटा रोबोट कहता है कि अपने घर के पास से कुछ 50 मीटर चल के जाओ, तुम्हें वो हथियार मिल जाएगा। अब यहीं पर एडोल्फ की फैमिली आती है और एडोल्फ का बेटा भी गजेट की तारीफ करने लगता है, लेकिन एडोल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर एडोल्फ की वाइफ भी उसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी सिचुएशन में खुद को फंसा लिया, वो भी बस अपने रिवेंज के खातिर। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और गजेट सीधा मिलने जाता है ब्रो से, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखा था, पहला रोबोट जिसने कत्ल किया। यहाँ ब्रो गजेट के आते ही उसे पूछने लगता है, तो तुम्हें सब याद आ गया किलर, कैसा लग रहा है अभी। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। एडोल्फ की वाइफ फिर भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो उसको समझाती है कि अगर गजेट ने तुम्हारे भाई को मारा है तो वो एक्चुअली ये डिजर्व करता है, कुछ हरामी काम ही किया होगा उसने, और ऊपर से रोबोट्स माल फंक्शन भी कर सकते हैं, तो इस बात के लिए तुम अपनी पूरी फैमिली को क्यों रिस्क पे डाल रहे हो। लेकिन यहाँ ब्रो पैरेलल में ही ये कंफर्म करता है कि गजेट का कोई माल फंक्शन नहीं था, इट वॉज प्योर हेट्रेड। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब गजेट पूरे गुस्से में SAAW एडोल्फ के भाई पे चला देता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है हरक्यूलिस पर, जो अपने सेंट्रल एशियन वॉर की यादें ताजा कर रहा था कि कैसे वो सेंट्रल एशियन वॉर में बहुत सारे रोबोट्स को अकेले संभाल लेता था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीब सा कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक टेडी बियर, जो कि एक्चुअल में एक रोबोट टॉय है। अब इसके बारे में हमें पूरे सीरीज में कुछ भी अच्छे से नहीं बताया जाता, बस इसको तुम एक्सप्लेनेशन के साथ फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पर ये टेडी बियर बोलती है या फिर बोलता है कि इस बार प्लूटो का अगला ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो प्लूटो के मुकाबले कुछ नहीं है, और यही प्रकृति का नियम है दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। यही पर सीन शिफ्ट होता है और हॉफमैन इन सभी को कहता है कि साथ मिलकर काम करो, और वहां से चला जाता है। यहाँ उसके जाने के जस्ट बाद एप्सिलॉन को फील हो जाता है कि प्लूटो उन्हीं की तरफ आ रहा है, और हरक्यूलिस डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा। यहाँ पर इन द मीन टाइम हरक्यूलिस एप्सिलॉन को कहता है कि मैं एक्चुअल में कोई वॉर चाहता नहीं, मुझे किसी से लड़ना नहीं है, मुझे ऐसा फंक्शन किया गया है लड़ने के लिए, पर लेटली मुझे वॉर से नफरत होने लगी है, इवन लड़ाई से नफरत होने लगी है। वो कहता है कि सेंट्रल एशियन वॉर में उसका एक अच्छा दोस्त भी था, जो कि वॉर के बाद अपने हाथ धो रहा था, और हरक्यूलिस की ये बात तभी समझ नहीं आ रही थी कि एक रोबोट अपने हाथ क्यों धोएगा। दरअसल उस रोबोट ने हरक्यूलिस से पहले ही थोड़ी बहुत ह्यूमन इमोशंस डेवलप कर ली, और अब वो अपने हाथों से उस खून को हटाना चाहता था, इमेजिनरी वाला, जो कि उसने बहुत सारे रोबोट को मार के गंदे किए थे। यहाँ हरक्यूलिस कहता है कि शायद अब वक्त आ चुका है मेरा मरने का, और वो ऐसा कहता है कि जिन रोबोट्स को मैंने सेंट्रल एशियन वॉर में खत्म कर दिया, उन सभी का भूत ही अब मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आ रहा है। इवन यहाँ पर एप्सिलॉन एटम का भी आर्गुमेंट रखता है कि उसने भी तो कोई पाप नहीं किया, उसे क्यों प्लूटो ने बेरहमी से मार दिया। इसके बाद एप्सिलॉन कहता है कि तुम प्लूटो से लड़ो और मैं कुछ 3000 मीटर हाई से तुम दोनों की लड़ाई को मॉनिटर करूंगा, ताकि मुझे कुछ यूजफुल मिल सके। हरक्यूलिस एप्सिलॉन को फाइनल गुड बाय कहता है, और वो इवन ब्रांडो को भी एडमायर करता है कि अब तक उसने जितने भी बैटल्स लड़े उन सभी में उसे मजा आया। और यहाँ पर हरक्यूलिस अपने पेनक्रेटियन सूट में आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि हरक्यूलिस इवन ब्रांडो से कई गुना बेहतर टक्कर दे रहा था, लेकिन ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती, और एप्सिलॉन देखता है कि हरक्यूलिस और प्लूटो दोनों ही पानी के अंदर गिर चुके हैं। इसके जस्ट बाद सीन शिफ्ट हो जाता है पर्शिया में, जहाँ डेरियस द 14th का ट्रायल चल रहा था फिर से, और ये कुछ इसका 100th ट्रायल था। मतलब कुल मिला के अब तक इसको 100 बार कोर्ट में पेश
किया जा चुका है। उसको फिर से वही घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि वो एडमिट कर ले कि पर्शिया के पास वॉर रोबोट्स थे, लेकिन वो एडमिट नहीं करता। वो कहता है कि ऐसे कोई रोबोट्स नहीं थे पर्शिया के अंदर और तुम लोगों ने बेकार में पर्शिया के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर लोग फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाते हैं और उसे फिर से जेल में भेज दिया जाता है। जाते जाते वो एक सेट ऑफ क्रेयॉन्स की मांग करता है जो कि उसे बाद में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं हरकुलस और प्लूटो की फाइट पर, जहाँ एप्सिलॉन देखता है कि प्लूटो और हरकुलस के दोनों के टुकड़े उड़ रहे हैं। यहाँ एप्सिलॉन देखता है कि हरकुलस की नॉर्मल बॉडी पानी के अंदर जंप कर चुकी है और हरकुलस अपने नॉर्मल फॉर्म में ही प्लूटो के सींग को पकड़ा हुआ है और वो उसे तोड़ना चाहता है। अब इसी फाइट के दौरान प्लूटो बहुत ही खतरनाक EM वेव्स छोड़ता है जो कि एप्सिलॉन के दिमाग में जाके लगती है और उसे प्लूटो की कुछ हद तक मेमोरीज पता चल जाती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि प्लूटो के हॉर्न्स बेंड हो सकते हैं और वो हरकुलस को रैप कर लेती है। यहीं पर सीन फिर से शिफ्ट होता है डायरियस द 14th पर, जब रात के समय में वहाँ के जेलर्स उसके ऊपर नजर रखने के लिए आते हैं और हम देखते हैं कि वो अभी तक सोया नहीं और रात भर वो एक गार्डन ऑफ ट्यूलिप्स को ड्रॉ कर रहा है जैसे प्लूटो ने किया था एपिसोड 3 के अंदर। और ये करते करते वो एक ही बात दोहराता है कि जब दुनिया पे कयामत आएगी तब सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, वो है प्लूटो। और यहीं पर हम देखते हैं जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हरकुलस की तरफ, प्लूटो अपने हॉर्न से हरकुलस को तबाह कर देता है। और इसी के साथ हम हरकुलस को भी खो देते हैं। ये सब देखने के बाद एप्सिलॉन फुल्ली ट्रॉमाटाइज हो गया था और वो कुछ हद तक हवा में वो गोजो की तरह तैरने लगता है। यहाँ पर एप्सिलॉन गजेट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन गजेट कॉल नहीं उठा था। तो यहाँ पर हम गजेट के मेमोरीज में जाते हैं, कंप्लीटली एक फ्लैशबैक में। बहुत समय पहले की बात है जब गजेट के मेमोरीज के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई थी। गजेट यहाँ पर एक नया केस हैंडल कर रहा था जिसमें रोबोट्स के बच्चों को किडनैप करके मार दिया जा रहा था। तो गजेट को वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो रेगुलर CCTV कैमरास होते हैं BCOM I3, ये किडनैपिंग तभी हो रही है जब उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है या फिर वो ऑफ हो जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे ही एक अंदाजा लगाते हैं कि इनको डिस्ट्रॉय करके ही कोई किडनैपर रोबोट के बच्चों को चुरा रहा है। गजेट पता करवाता है कि जो BCOM I3 जो कि CCTV कैमरा है उसकी फेलियर रेट्स कुछ बढ़े नहीं है। मतलब अगर रिसेंटली चोरियां हो रही हैं और BCOM I3 को तोड़ा जा रहा है तो मतलब उसके फेलियर रेट्स किडनैपिंग के पहले के फेलियर रेट से काफी ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो लगभग सेम है। यहाँ पर एक और केस रजिस्टर होता है और गजेट वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने जा रहा था। रास्ते में उसे हेलेना का कॉल आता है और वो कुछ ऐसा सुनता है कि वो भागते हुए उसी जूनियर के पास जाता है और उसे पता करवाता है कि ये BCOM I3 कैसे फेल हो रहे हैं, फट रहे हैं या फिर इनको गन से उड़ाया जा रहा है। थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ ही मिनटों में गजेट ये पता लगा लेता है कि जब भी कोई BCOM I3 फेल हुआ है या फिर टूटा है तब कोई किडनैपिंग्स नहीं हो रही है और अब तक BCOM I3 सिर्फ नेचुरल डिस्ट्रक्शंस के कारण खराब हुआ है। यहाँ गजेट तुरंत कहता है कि सारे बंदों का कॉन्टैक्ट निकालो जो कि BCOM I3 के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ गजेट कंक्लूड कर लेता है कि किडनैपिंग्स तब नहीं चल रहे जब BCOM I3 डिस्ट्रॉय हुआ है, बल्कि तब चल रहे हैं जब वो सर्विसिंग के लिए दिया गया है और जो सर्विस वाला है वही किडनैपर है। और इसी के बाद गजेट एडोल्फ के भाई के बारे में पता लगाता है। जैसे उसके भाई के बारे में पता लगता है गजेट सीधे उसके पीछे पड़ता है और वही क्लिप चलती है जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा। वो एडोल्फ के भाई को उड़ा देता है। तो इसका मतलब एडोल्फ का भाई कुछ ज्यादा ही हरामी बंदा था। वो रोबोट से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि वो उनके बच्चों को चुरा के खराब करके तोड़ के फेंक देता था। तो अब हमें गजेट का सपना कुछ अराउंड 90% क्लियर हो चुका है कि उसकी मेमोरीज क्या हैं और क्यों मिटाई गई, पर हमें थोड़ा बहुत और भी जानना है उसके सपने के बारे में। तो यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं एडोल्फ को जो कि वो वेपन ढूंढ रहा था, लेकिन सडनली वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर गजेट भी आता है और वो बहुत ज्यादा सीरियस था, कुछ भी बात नहीं करता और अपने काम पे लगता है। यहाँ पर गजेट एडोल्फ और उसकी फैमिली को एक कार में लेके जा रहा था और उनके पीछे ही पुलिस की कार लग रही थी फॉर बेटर सेफ्टी। लेकिन यहाँ पर एडोल्फ चुप नहीं रहता, वो फिर से गजेट को मॉक करता है, लेकिन गजेट यहाँ पर कुछ नहीं किया था। यहाँ पर गजेट देखता है उनके पीछे चलने वाली पुलिस कार गायब हो चुकी है और सडनली एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। ऐसा मान लो एक टैंक आ रहा है जो कि उन्हें उड़ाने वाला है। यहाँ पर एडोल्फ कहता है गजेट को कि वो एक क्लस्टर कैनन को यूज करने वाले हैं जो कि मैंने खरीदा था तुम्हें मारने के लिए। यहाँ पर एडोल्फ गजेट को वन लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और मेरी फैमिली को बचा लो, एटलीस्ट मेरी फैमिली को बचा लो। जानता हूँ तुमने मेरे भाई को आउट ऑफ हेट्रेड मारा और जो हो गया सो हो गया, वो हम दोनों के बीच की बात है और उसे अब छोड़ो और प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो। यहाँ वो असासिन क्लस्टर कैनन को फायर कर देता है, लेकिन गजेट वक्त रहते एडोल्फ को एक सेफ्टी बैग में डाल के उड़ा देता है और उसके बीवी बच्चे को खुद बचा लेता है। यहाँ पर वो असासिन एडोल्फ के पास आता है और वो ऐसा कहता है कि अच्छे मिले तुम मुझे, मैं इसको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि तुम गजेट को मारने की कोशिश कर रहे थे और इसी चक्कर में तुम खुद मारे गए, क्योंकि क्लस्टर कैनन तो तुम्हारा ही आइडिया था। लेकिन यहीं पर गजेट आ जाता है और वो एडोल्फ को धीरे धीरे उसके पीछे आने को कहता है। यहाँ पर असासिन कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि गजेट एक रोबोट
है और उसे परमिशन नहीं है किसी भी ह्यूमन को मारने की। यहाँ पर वक्त रहते असासिन फायर कर देता है, लेकिन गजेट भी अपने SAAW को उस कैनन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे दोनों टकराते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे असासिन नहीं मरता एंड गजेट भी अपने मेटल बॉडी की वजह से काफी हद तक डैमेज ले लेता है और एडोल्फ को बचा लेता है। यहाँ गजेट स्लीपिंग गैस का वार्निंग देके उस चोर को पकड़वा लेता है और फाइनली एक एम्बुलेंस आती है गजेट के लिए और यहाँ पर एडोल्फ फाइनली उससे माफी मांगता है। यहाँ इवन गजेट कहता है ये तो मेरा फर्ज था एंड वो आगे कहता है कि अब मुझे खुद से डर लगने लगा है, क्योंकि अब मुझे पता है हेट्रेड कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि गजेट कभी भी नफरत का शिकार हो सकता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है उरान की तरफ, जो कि हार्ट ब्रोकन हो चुकी है एंड इवन उसके टीचर्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे कि कितनी बेहतर रोबोट है उरान, जो कि ह्यूमंस की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती है। यहीं पर उरान को फिर से वही फीलिंग आती है कि कोई ना कोई दुखी है, वो उसे ढूंढ रहे हुए जाते हैं और उसे एक छोटी सी बिल्ली मिलती है। इसके बाद उसे फिर से वैसी ही एक फीलिंग आती है जो कि अब और ज्यादा स्ट्रांग थी। उसे एक 16 साल का बच्चा मिलता है जो कि स्कूल में बुली होता था और अब वो ब्रिज से कूदने वाला था। लेकिन उरान भी यहाँ पर डिप्रेसिंग टोन में ये बोलती है कि अगर तुम दुखी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मर जाना चाहिए, और वो उसे इस बिल्ली को पकड़ा देती है। अब इसके बाद उस बच्चे का मन थोड़ा बहुत हल्का होता है और के सुसाइडल थॉट्स खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से उरान को सैड वाली फीलिंग आती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपना पर्स ढूंढ रहा था और उसकी आंखें थोड़ी बहुत खराब थी। उरान उसका पर्स लौटा देती है और उरान को फिर से वही फीलिंग आती है, लेकिन इस बार वो जाती है ग्रेवयार्ड में, जहाँ वो बंदा जो कि ये सैड फील कर रहा था वो उरान के आने से पहले निकल चुका है और उस ग्रेव पे लिखा था टोबियो टेन्मा। और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर टेन्मा, जो कि उसी ऑफिस में वापस लौट के आता है जिसका वो एक टाइम पे हेड था। एंड ऑब्वियसली टोबियो टेन्मा डॉक्टर टेन्मा का ही बेटा है, जो कि एटम की तरह दिखता था एंड इवन एटम भी टोबियो का ही परफेक्ट रेप्लिकेशन है जो कि डॉक्टर टेन्मा ने बनाया था। यहीं पर उचानो मिज़ु डॉक्टर टेन्मा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि एटम को वापस जिंदा करे, लेकिन डॉक्टर टेन्मा पहले तो कहते हैं कि मैं एटम को रिपेयर नहीं कर रहा, वो मर चुका है, मैं बस उसे फाइनल गुड बाय देने आया हूँ। यही कहने के बाद वो एटम को देखते हैं और उसके बाद एक फ्लैशबैक उन्हें याद आता है कि एक टाइम पर जब उन्होंने एटम को क्रिएट कर दिया टोबियो के मरने के बाद, वो उसके साथ खाना खा रहे थे और वो उससे एक बाप की तरह छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन एटम उनको परफेक्ट जवाब देता है, ना कि किसी ह्यूमर की तरह। मतलब एटम कभी भी टोबियो के रेप्लिकेशन नहीं बन सकता। यही सब याद करने के बाद टेन्मा फाइनली स्टार्ट करता है एटम को फिक्स करना और यहाँ पर सारे साइंटिस्ट इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है जो कि किसी भी बेहतरीन साइंटिस्ट ने सोचे भी नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर टेन्मा को एक जीनियस कहा जाता है। इसके बाद टेन्मा थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है एंड उचानो मिज़ु उसका हाल चाल पूछने आता है। यहाँ पर डॉक्टर टेन्मा कहता है कि मेरे जाने के बाद एटम के ऊपर जितने भी अपडेट्स तुमने किए काफी बेहतरीन थे और मैं उन्हें थोड़ा भी चेंज नहीं करूंगा। तो उचानो मिज़ु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तो मुझे ये बताओ कि मेरे अपडेट्स के कारण वो उठ क्यों नहीं रहा। यहाँ उचानो मिज़ु आगे भी पूछते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोट्स को कोई मार रहा है और इसके पीछे है डॉक्टर गोजी, क्या तुम उन्हें जानते हो? जिस पे टेन्मा कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन यहीं पर उचानो मिज़ु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुम्हारा टेन्मा चिप जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट बना सकता है वो पर्शिया में मिला था, तुम्हारी रिसर्च लीक हो गई और देखो हमारे ऊपर कितनी बड़ी कयामत आदम की है। लेकिन यहाँ पर टेन्मा उचानो मिज़ु को दिलासा देता है कि इवन अगर मेरी रिसर्च पूरी लीक हो गई तो भी उसे कोई समझ ही नहीं सकता, उसे मैंने इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम से बनाया था। यहाँ पर टेन्मा एक बार की बात बताता है कि उसने एक बार दुनिया का सबसे बेहतरीन और परफेक्ट रोबोट बनाया था जो कि हर मामले में परफेक्ट था। एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे रिक्वेस्ट किया था एंड इवन वो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर टेन्मा को जितने पैसे चाहे उतने देने को तैयार थी। यहाँ टेन्मा कहता है एकमात्र तरीका था एक रोबोट को हर तरह से परफेक्ट बनाने का। उसने उस रोबोट के चिप के अंदर 9.9 बिलियन पर्सनालिटीज को प्रोसेस करवाया, उतने ही लोग जितने पृथ्वी पे फिलहाल के लिए मौजूद हैं। मतलब उसने एक रोबोट के अंदर इतने ज्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखे और उसे ऐसा प्रोग्राम किया कि उन 9.9 बिलियन पर्सनालिटीज को वो रोबोट पहले प्रोसेस करेगा और उनमें से एक चीज चूज करेगा। इसका मतलब है कि वो रोबोट एक बहुत ही अच्छे बंदे से लेकर दुनिया का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर भी बन सकता था एंड यही था जिसको डॉक्टर टेन्मा एक परफेक्ट रोबोट बुलाता है। लेकिन इस रोबोट का क्या हुआ, वो कभी उठा ही नहीं। उस रोबोट का ब्रेन कभी भी इतने सारे पॉसिबिलिटीज या पर्सनालिटीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। यहाँ डॉक्टर टेन्मा कहता है इससे ओवरकम करने का सिर्फ एक रास्ता है, ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर दो। और उसे सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, रोबोट को पहले एक फीलिंग ऑफ सफरिंग, हेट्रेड और गुस्सा दिलवा दो। इससे क्या होता है कि जब पर्सनालिटीज के अंदर ये सभी चीजें क्लैश होना चालू होती हैं तो वो आधी से ज्यादा पर्सनालिटी को ऐसे ही फिल्टर आउट कर देती है। मतलब जो रोबोट उठेगा उसके अंदर सफरिंग और हेट्रेड कुछ मैक्स लेवल पे रहेगी क्योंकि उसका बेस इनपुट ही ये दोनों फीलिंग्स थे। इससे रोबोट उठेगा तो सही पर एक बहुत ही खतरनाक रोबोट बनके। यहाँ उचानो मिज़ु डर जाता है और उसे पूछता है कि कहीं तुमने एटम के साथ ऐसा नहीं किया? और डॉक्टर टेन्मा कहता है हाँ मैंने एटम के साथ यही किया है और ऐसा ही करने वाला हूँ, वरना एटम कभी नहीं उठेगा। इसका मतलब है हम एटम का कमबैक तो देखने वाले हैं पर एक राक्षस के रूप में। तो यहाँ पर फिर से हम टेन्मा के फ्लैशबैक में
जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि एटम को जिस तरह टेनमा ने प्रोग्राम किया, ओरिजिनल टोबी उसका पूरा उल्टा था। वो एटम जितना अच्छा पढ़ाकू नहीं था, इतना अच्छा डिसिप्लिन भी नहीं था, एंड इवन डॉक्टर तेनमा भी अच्छे पिता नहीं थे। तो यहीं पर सीन शिफ्ट होता है वापस गजेट के ऊपर, जो कि काराटापा प्रिजन पे आता है, क्योंकि उसे डेरियस द 14 से मिलना था। यहाँ पर उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इवन उसे डेरियस से मिलाया नहीं जाता। वो उसे बस एक वीडियो कॉल में पूछताछ करने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गजेट जबरदस्ती जाता है और सारे रूल्स तोड़ के डेरियस द 14 के पास पहुंचता है। यहाँ डेरियस गजेट के क्रिएटर की तारीफ करता है, क्योंकि अब तक के सारे रोबोट्स में गजेट सबसे ज्यादा इंसान की तरह दिख रहा था। यहाँ गजेट क्वेश्चन करता है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रोबोट्स के मर्डर्स के पीछे तुम हो। तो यहाँ पर डेरियस अपनी बात बदल देता है और वो कहता है कि हाँ, तुम भी बाकी लोगों की तरह चूतिया ही हो। हमने कोई भी खतरनाक रोबोट्स नहीं बनाए थे, बस बाकी लोगों को पर्शिया का ग्रेट होना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने हम पे एलिगेशंस लगाए और सेंट्रल एशियन वॉर की वजह से पर्शिया तबाह हो गया। तो गजेट यहाँ पूछता है कि इसी रिवेंज के कारण तुमने एक मॉन्स्टर को बनाया, जिसपे डेरियस कहता है हमने उसे बनाया नहीं, उसने जन्म लिया। और वो थोड़ा बहुत गॉड कॉम्प्लेक्स की बातें करने लगता है और हमें इन सब चीजों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेरियस एक बहुत अजीब बात और एक शॉकिंग बात बोलता है, ये जो पेंटिंग देख रहे हो जो मैंने बनाई, जब तुम इसे देखते हो तो तुम प्लूटो को देखते हो। एंड इसको देखने के बाद गजेट एकदम से डेरियस को पकड़ के पूछने लगता है कि इसका मतलब बताओ, जिसपे डेरियस कहता है कि तुम्हें इसका मतलब पहले ही पता है। और वैसा कहने के बाद अपनी खुद की जुबान को काट लेता है और वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स की मदद से वहाँ से निकल लेता है। गजेट को कुछ समझ नहीं आता और वो उस प्रिजन से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे एप्सिलॉन मिलता है और वो उसे कहता है कि बैटल के दौरान मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कॉल्स नहीं उठाए, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आ गया। तो मुझे तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है। वो थी प्लूटो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इसकी यादों को दर्शाती थी। और उसके बाद वो मेमोरी थोड़ा बहुत गजेट को ट्रांसफर करता है, जिसमें 90% ऑफ EM वेव्स तो सिर्फ और सिर्फ नफरत से भरी हुई थी। ये गजेट को पहले ही पता था, लेकिन एप्सिलॉन को कुछ ऐसा मिला जिसे देख के गजेट दंग रह जाता है। वो था ये एक आदमी जो कि फ्लावर फील्ड्स के बीच में खड़ा है, और गजेट सोचता है क्या यही है प्लूटो। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो भाइयों, जैसे मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, उसी के साथ हाइप ज्यादा बिल्डअप हो रही है। अब हम आगे आने वाले एपिसोड्स में प्लूटो के असली चेहरे के बारे में जानेंगे और शायद हम गजेट का पूरा सपना भी जान ले। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, उस रोबोट का क्या हुआ जो कि डॉक्टर तेनमा ने क्रिएट किया? वो रोबोट असल में है कौन? इवन डॉक्टर तेनमा कह रहा है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे कुछ तो पता है। तो जानते हैं इसकी कहानी अगले आने वाले एपिसोड्स में। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।